वाले हैं और इन परियोजनाओं में अर्जुन सहायक परियोजना, रतौली वियर परियोजना, भवानी बांध परियोजना और मझगांव मिर्च छिड़काव परियोजना शामिल है। और इसके बाद जैसे कि अभी हमने देखा कि पीएम झांसी के गरोठा में 600 मेगावाट के अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क की आधारशिला भी रखेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महोबा में एक विशाल जनसभा को अभी थोड़ी ही देर पहले संबोधित कर रहे थे। और आइए अब नजर डाल लेते हैं समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्र को संबोधित करते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लाने की संवैधानिक प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने आज ही कृषि क्षेत्र से जुड़ा एक और अहम फैसला लिया है। जीरो बजट खेती यानी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एमएसपी को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने जैसे विषयों पर फैसले लेने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। आज ही सरकार ने कृषि क्षेत्र से जुड़ा एक और अहम फैसला लिया है। जीरो बजट खेती यानी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए देश की बदलती आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर क्रॉप पैटर्न को वैज्ञानिक तरीके से बदलने के लिए एमएसपी को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए ऐसे सभी विषयों पर भविष्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। इस कमेटी में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होंगे, किसान होंगे, कृषि वैज्ञानिक होंगे, कृषि अर्थशास्त्री होंगे। साथियों, हमारी सरकार किसानों के हित में काम करती रही है और आगे भी करती रहेगी। राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के छोटे किसानों की चुनौतियों को दूर करने के लिए सरकार ने चौतरफा काम किया। देश के छोटे किसानों की चुनौतियों को दूर करने के लिए हमने बीज, बीमा, बाजार और बचत, इन सभी पर चौतरफा काम किया। सरकार ने अच्छी क्वालिटी के बीज के साथ ही किसानों को नीम कोटेड यूरिया, सॉइल हेल्थ कार्ड, माइक्रो इरिगेशन जैसी सुविधाओं से भी जोड़ा। हमने 22 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड किसानों को दिए और इस वैज्ञानिक अभियान के कारण एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी बढ़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देव दीपावली और गुरु नानक देव जी के पवित्र प्रकाश पर्व की विश्व भर में सभी लोगों को और सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये भी बहुत सुखद है कि 1.5 साल के बाद करतारपुर साहिब कॉरिडोर फिर से खुल गया है। ये भी बहुत सुखद है कि 1.5 साल के अंतराल के बाद
करतारपुर साहिब कॉरिडोर अब फिर से खुल गया है। साथियों, गुरु नानक जी ने कहा है, बीच दुनिया सेवी कमाइए त दरगिही बेसन पाइए। यानी संसार में सेवा का मार्ग अपनाने से ही जीवन सफल होता है। हमारी सरकार इसी सेवा भावना के साथ देशवासियों का जीवन आसान बनाने में जुटी है। तीनों कृषि कानूनों पर प्रधानमंत्री के फैसले का स्वागत करते हुए गाजीपुर में किसानों ने मिठाइयां बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया। और तीनों कृषि कानूनों पर प्रधानमंत्री के फैसले का देश भर के किसानों ने स्वागत किया है। पंजाब में मौजूद हमारे संवाददाता विशाल बारिस्टो ने किसानों से बात की। सुल्तानपुर लोधी में हूं और मेरे साथ कुछ किसान हैं और हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री के उस घोषणा की जिसमें उन्होंने कहा है कि कृषि कानूनों को सरकार ने वापस लेने का फैसला लिया है। हमारे साथ कुछ किसान हैं। क्या नाम है आपका? मैं सुखविंदर सिंह सबसे पहले डीडी न्यूज़ का धन्यवाद करता हूं। तो जो आज गुरु नानक के से गुरपुरब पे सरकार ने जो किसानों के आंदोलन चला था 1 साल से ऊपर हो जाने वाला है, तो जो उनका संघर्ष था वो आज मैं सोच रहा हूँ जो कदम किया है, लेकिन भावें लेट आए हैं लेकिन अच्छा किया है। आपका क्या कहना है, इससे क्या फर्क पड़ेगा? अब किसान जो है वापस अब रास्ता छोड़ेंगे, अपने धरना प्रदर्शन छोड़ेंगे और अपने काम पे लगेंगे? जी बिल्कुल सर, जो मुख्यमंत्री साहब प्रधानमंत्री ने जो कहा है बहुत अच्छा है। और जो भी हमारे जहाँ पर उनके लिए थोड़ा दिमाग में गुस्सा आ रहा था, अभी वो भी थोड़ा टल जाएगा। सही है, तो बहुत अच्छा है। गुरुपुरब की खुशी अब दोगुनी हो गई है, कृषि कानून भी वापस ले लिए है, तमाम नाराजगी आप लोग की दूर हो गई। किस तरह से आज के दिन खुशी मनाएंगे आप? हम गुरुपुरब मना के और जो किसानों की खुशी है उसी में शामिल होके ये खुशी मनाएंगे। अच्छा, किस तरह से आप लोग अपनी खुशी का इजहार करेंगे? हम उस दिन खुशी का इजहार करेंगे जिस रोज जैसे विधानसभा में पास किए थे वैसे उस विधानसभा में रद्द करेंगे। आज जो अनाउंसमेंट हुआ है उसलिए बहुत उसका धन्यवाद है। हम सभी किसान भाइयों की तरफ से उसका धन्यवाद करते हैं। आज आप किस तरह से खुशी मनाएंगे? बहुत खुशी है। खुशी तो दुगना हो गया है। गुरु नानक देव जी गुरपुरब है, बहुत खुशी है। जो ये ठीक है नरेंद्र मोदी जी ने जो किया है तो उसका धन्यवाद करते हैं। तो आगे भी जो किसानों की समस्या है उसका हल होना चाहिए। तो जैसे कि आपने सुना, ये तमाम किसान इस ब्रेकिंग न्यूज़ को देख बहुत खुश है और इनका ये कहना है कि हमारी खुशी दोबाला हो गई है। एक तो गुरुपुरब का पर्व और उस पर प्रधानमंत्री की ये घोषणा। कैमरामैन अजय और कश्यप के साथ विशाल बैरिस्टो, टीडी न्यूज़। तो किसान प्रधानमंत्री के फैसले से बेहद खुश हैं और इसी विषय पर हमारी संवाददाता रीमा पराशर ने भी बात की वाराणसी के किसानों से। कानून जो वापस हुआ बहुत अच्छा है। इसमें जो हमारा जो मेहनत का था हमारा अधिकार हो गया। समस्या आज़ादी हमको इस बात से मिली है कि सरकार ने मूल समर्थन अगर 1900 2000 रख दिया, सरकार ने तो रख दिया, लेकिन हम लोग का जो अनाज खरीदने वाला जो आते हैं वो 5 रुपए 6 रुपए डाउन में खरीदते हैं। अब ऐसा नहीं होगा, हमें अच्छा होगा। सरकार ने जितना मूल समर्थन किया उतना पैसा हमको मिलेगा, चाहे व्यापारी खरीदे, चाहे कोई बनिया खरीदे, चाहे कोई भी खरीदे। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री की संवेदनशीलता इससे पता लगती है, चाहे एक छोटा तबका ही रहा हो, क्योंकि बड़ा तबका तो ऐसा था जो इसके समर्थन में खड़ा हुआ था इन कानूनों के, लेकिन कुछ किसान ऐसे थे जो धरने पर थे, प्रदर्शन कर रहे थे, उनकी बात प्रधानमंत्री ने की नहीं, वो गलत प्रदर्शन नहीं कर रहे थे। सरकार को जो फैसला दिए हैं, जो लेट दिए हैं, इनको फैसला कुछ ही दिनों में कर देना चाहिए था, जिससे कि किसान काफी परेशान भी हुए हैं और इसमें हत्याएं भी हुई किसान का हुआ है, लेकिन किसानों का विजय हुआ। इससे पूरा जो किसान है उसी का माहौल बना है। आपका क्या नाम है? रोशन जी, जो ये कह रहे हैं इनकी बात से आप भी इत्तेफाक सहमत हैं? बात से सहमत। हाँ, ये जो अब किए हैं ये पहले ही कर देते तो और अच्छा रहता। अगर ये किसान तो वही कर रहे थे जो अब किए, वही अगर पहले करे थे तो और अच्छा रहता।
लेकिन ठीक है, देर आए दुरुस्त है। नहीं तो क्या लग रहा था इन जो तीनों कानून थे, इनमें सबसे ज्यादा दोष क्या लग रहा है आपको कि किसकी वजह से किसानों को ऐसा लगता था कि वापस लिया जाए? ये इसलिए कि ये जो कुछ कानून में ऐसा था ना कि जो पूंजीपति रहेंगे, ये मंडी, ये व्यवस्था सब खत्म हो जाएंगी। आपको इससे प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम मांग कर रहे थे, अब ये खत्म हो गई। अगर वो वापस ले लिए तो अच्छी बात है। नहीं, लेकिन ये तो सुनी सुनाई बात हुई ना, आपको लगता है कि ऐसा होता? हम लोग तो गए तो थे नहीं, अब वहाँ हम लोग तो गए नहीं थे कि नहीं, हम प्रदर्शन में गए थे, लेकिन पेपर न्यूज से जो हमने सुना, जो हमने देखा, वही बता रहे हैं। जी, आप बताएं। किसानों की आकांक्षाओं को पूरा करते हुए कृषि कानून वापस लेने के पीएम के फैसले पर मध्य प्रदेश के किसानों ने भी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। किसानों का कहना है कि सरकार हमेशा किसान भाइयों के साथ खड़ी रही है। कृषि कानून लाना भी सरकार का नेक नियति से लिया गया कदम था और आज किसानों के एक वर्ग की इच्छाओं के अनुरूप ही इन कानूनों को वापस लाने का निर्णय लिया गया है। और प्रधानमंत्री जी ने जो कृषि कानून वापस लिए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और वो हमेशा ही किसानों की हितैषी योजनाओं के में हमेशा ही उन्होंने गरीब किसानों को साथ दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने तीनों कृषि कानून वापस लेने पर हम माननीय प्रधानमंत्री जी के आभारी हैं और तीनों कृषि कानून से जो किसानों को जो मन में दुविधा थी, वो सारी समस्या का निराकरण हो गया और हम माननीय प्रधानमंत्री जी के बहुत ही आभारी हैं। खुशी हुई कि प्रधानमंत्री जी ने कृषि बिल वापस ले लिया। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को ये बधाई देता हूँ। और प्रधानमंत्री जी ने किसानों के लिए क्या नहीं किया, सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड, अनेकों योजनाएं जो किसानों को लाभ देने के लिए प्रधानमंत्री जी ने बनाई है, मैं उनके लिए भी मोदी जी को बधाई देता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने किसान कानूनों को वापस लेने का जो फैसला लिया है वो बहुत ही स्वागत योग्य है। वैसे किसानों के लिए सदैव ही प्रधानमंत्री जी संवेदनशील रहे हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना हो, किसान सम्मान निधि हो या फिर किसानों से जुड़ी और भी तमाम योजनाएं ऐसी हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री ने जिनको लागू करके किसानों को राहत पहुंचाने की कोशिश की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 कृषि कानूनों पर लिए फैसले का स्वागत किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने ट्वीट में कहा कि कृषि कानूनों से संबंधित पीएम नरेंद्र मोदी की घोषणा एक स्वागत योग्य और राजनेता जैसा कदम है। जैसे कि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा, भारत सरकार हमारे किसानों की सेवा करती रहेगी और उनके प्रयासों में हमेशा उनका समर्थन करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बारे में खास बात यह है कि उन्होंने ये घोषणा करने के लिए गुरु पर्व के विशेष दिन को चुना। इससे ये भी पता चलता है कि उनके लिए प्रत्येक भारतीय के कल्याण के अलावा कोई और विचार नहीं है। उन्होंने उल्लेखनीय राज्य कौशल दिखाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री के कृषि कानूनों पर लिए फैसले का स्वागत किया है। ट्विटर पर दिए अपने संदेश में राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के हित में और उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का बड़ा निर्णय लिया है। ये निर्णय किसान कल्याण के लिए प्रधानमंत्री जी की संवेदनशीलता को प्रकट करता है। मैं प्रधानमंत्री जी के इस निर्णय का स्वागत करता हूँ। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के सरकार के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की मंशा किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने की है। प्रधानमंत्री जी ने लगातार इस बात की कोशिश की थी कि इन सुधारों के बाद देश के कृषि क्षेत्र में बदलाव आए, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी जिसके कारण कुछ किसानों को इन कानूनों में आपत्ति दिखाई देती थी। यद्यपि तर्क के साथ हम लोगों ने चर्चा का रास्ता अपनाया, उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी हम सफल नहीं हुए। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने आज गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर इन तीनों कानूनों को रद्द करने, रिपील करने का जो निर्णय किया है वह निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। और पीएम अभी कुछ ही देर में झांसी पहुंचने वाले हैं और आइए इस बारे में बात करते हैं सुधीर यादव से, हमारे संवाददाता।
इस वक्त सुधीर से हम नहीं जुड़ पाएंगे। फिलहाल अगली खबर पर नजर डाल लेते हैं। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस फैसले पर खुशी जाहिर की है जो 3 बिल वापस लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि गुरु नानक जयंती के पवित्र अवसर पर हर पंजाबी की मांगों को मनाने और 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद। मैं समझता हूँ ये तो कुछ ऊपर से ही कुछ आवाज़ आई होगी कि जिस तरीके से गुरपुर पे सारी बातें हो गई, करतारपुर साहब का लांगा भी खुल गया, आज श्रद्धालु गए हैं बहुत, और ये किसानों का कानून भी ख़त्म हो गए, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और दिन भी ऐसा जो हमारे गुरु नानक देव जी का प्रकाश पुरब है, तो सब कुछ एक बहुत। और मैं तो चाहता हूँ कि किसान उठे और जाके घरों में अभी खुशी मनाएं कि ये जो सब कुछ हो गया है। और एक बार फिर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झांसी में राष्ट्रीय रक्षा संबंध पर्व पर रक्षा क्षेत्र की कई पहलों का शुभारंभ करेंगे। आइए इसके लिए बात करते हैं सीधे अपने संवाददाता सुधीर से। सुधीर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर के बाद झांसी पहुंचने वाले हैं, क्या क्या कार्यक्रम हैं उनके? देखिए रेशमा, झांसी पहुंचेंगे, उसके बाद से कई सारी जो पहल हैं उनकी शुरुआत करेंगे। सबसे पहले अगर बात करें जो 100 सैनिक स्कूल हैं उनकी स्थापना की शुरुआत यहाँ से की जाएगी। इसके अलावा जो एनसीसी की एलुमनाई जो एसोसिएशन है, इसके अलावा एनसीसी के जो बॉर्डर और कोस्टल एरियाज़ में किस तरीके से उसको और आगे बढ़ाया जाए उसकी शुरुआत होगी। और इसके साथ ही जो बीडीएल का यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के नोड में जो बीडीएल का 400 करोड़ का प्रोजेक्ट है उसकी भी यहाँ शुरुआत की जाएगी। तो ये सारे कार्यक्रम, इसके अलावा जो नेशनल वॉर मेमोरियल का एक ऐप है उसको भी यहाँ लॉन्च किया जाएगा। जिस तरीके से रेशमा, देखिए सरकार की पूरी कोशिश ये रही है कि खास तौर पर जो बुंदेलखंड का इलाका है उसमें जो यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के जरिए न केवल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किया जाए बल्कि जो डिफेंस कॉरिडोर के जरिए जहाँ जो इंडस्ट्रीज़ को बनाया जाएगा, आत्मनिर्भर भारत के जरिए जो स्वदेशी उपकरण है उनको तो बनाया जाए, लेकिन इस इलाके की सूरत बदलने के लिहाज से भी यहाँ पूंजी आएगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा और इंडस्ट्रीज चूँकि यहाँ डेवलप होंगी तो जाहिर तौर पर इस पूरे इलाके का डेवलपमेंट होगा। रेशमा, बिल्कुल आपने ठीक कहा, पूरे इलाके का डेवलपमेंट होगा। और अगर हम बुंदेलखंड की ही बात करें, बुंदेलखंड के जितने भी कई गांव हैं काफ़ी पिछड़े हुए हैं। ख़ास तौर से आज जो अर्जुन सहायक परियोजना का भी शुभारंभ किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जिससे यकीनन किसानों को जो खेती के लिए समस्याएं होती थी, ख़ासतौर से सिंचाई के लिए पानी भी मिलेगा। लेकिन ख़ास तौर से अगर इस वक्त हम झांसी की बात करें तो आज नरेंद्र मोदी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों के लिए प्रणोदन प्रणाली का भी उत्पादन करने के लिए यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का जो है झांसी नोट पर 400 करोड़ रुपए की परियोजना का आधारशिला जो रखेंगे। इससे अभी आप इस वक्त सीधे देख रहे हैं झांसी से, और जैसे कि अभी हम बता रहे थे कि कॉरिडोर का जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है इसका झांसी नोट पर 400 करोड़ रुपए की परियोजना की आधारशिला रखी जाएगी। और कई देखा जाए तो नरेंद्र मोदी आज झांसी में राष्ट्र रक्षा संबंध पर्व पर रक्षा क्षेत्र की कई पहलू का शुभारंभ करेंगे। इस वक्त आप सीधे झांसी से ये तो जो तस्वीरें देख रहे हैं, सीधे लाइव तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं झांसी से, और यूपी रक्षा औद्योगिक गलियारे के झांसी खंड में परियोजना का शिलान्यास रखा जाएगा। और इस वक्त सीधे आप जो ये तस्वीरें देख रहे हैं ये झांसी से हैं। आपको एक बार फिर बता दें कि ये झांसी का किला है और यहीं पर आप देख रहे हैं कि राष्ट्रीय समर स्मारक का भी उद्घाटन होगा और राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व में हिस्सा लेने के लिए नरेंद्र मोदी थोड़ी ही देर में वहां पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री। और एक बार फिर सुधीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर, जैसे कि हम देख रहे हैं कि इस वक्त झांसी का जो किला है वो हमारे सामने है और आज एक बहुत बड़ा दिन है झांसी के लिए। राष्ट्र रक्षा संबंध पर्व पर रक्षा क्षेत्र के कई पहलुओं का शुभारंभ करेंगे नरेंद्र मोदी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब झांसी पहुंचेंगे तो उनका ये अपना एक ख्याल है कि हर तरह से हर इंसान को, हर मनुष्य को इसका फ़ायदा पहुंचे। तो आज की जो ये परियोजनाएं हैं झांसी के लिए वो कितनी लाभान्वित होंगी?
बिल्कुल। देखिए रेशमा, देखिए आज के अगर कार्यक्रम की बात की जाए तो सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी आज शाम को यहाँ पहुँचेंगे। इसके बाद से जो झांसी का किला है वहाँ से जो हमारे देश का शौर्य का आज़ादी की लड़ाई की जो प्रतीक है रानी लक्ष्मीबाई, उनकी जयंती के मौके पर जो प्रधानमंत्री हैं वो किले के उस स्थान पर जाएंगे जहाँ से अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ते हुए जो रानी लक्ष्मीबाई हैं किले से जो बाहर की तरफ उन्होंने जंप लगाई थी उस स्थल पर जाएंगे, उस स्थल को देखेंगे और उसके बाद से वापस जो दूसरे स्थल है वहाँ पहुँचेंगे। मुख्य जो स्थल है उसमें कई सारे कार्यक्रम रखेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो 100 जो सैनिक स्कूल हैं उनकी स्थापना की शुरुआत की जाएगी। इसके अलावा कई सारी प्रणालियाँ हैं जो आत्मनिर्भर भारत को लेकर जिस सुधीर हम यहाँ आपको रोकना चाहेंगे। हम बताना चाहेंगे अपने देखने वालों को कि अभी थोड़ी देर पहले जो हम देख रहे थे झांसी का किला था और इसमें पंचमहल हम देख रहे थे। और एक बार फिर से चलिए सुधीर से जुड़ जाते हैं और बात करते हैं आज की परियोजनाओं के बारे में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां पहुंचेंगे तो क्या क्या परियोजनाएं रहेंगी और झांसी के जो लोग हैं उनको कितनी बड़ी सौगातें मिलेंगी। जी सुधीर। अब बिल्कुल रेशमा, देखिए जो खास तौर पर आत्मनिर्भर भारत को लेकर जिस तरीके से सरकार आगे बढ़ रही है उसके तहत जो कई सारी प्रणालियां हैं वो आज जो प्रधानमंत्री हैं वो जो ट्राई सर्विसेज हैं उनको सौंपेंगे। इसमें अगर LCH की बात करें, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, वो जो वायुसेना चीफ हैं उनको यहाँ सौंपा जाएगा, इसको हैंडओवर किया जाएगा फॉर्मली। बहुत बेहतर क्वालिटी का जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, बहुत हल्का है पूरी दुनिया में, इसको जो HAL की तरफ से स्वदेश में निर्मित किया गया। तो ये बहुत जो आत्मनिर्भर भारत की तरफ जो पहल हो रही है उसकी कोशिश है। इसके अलावा ड्रोन की अगर हम बात करें, ड्रोन और जो UAV हैं वो जो आर्मी चीफ हैं उनको सौंपे जाएंगे। और इसके अलावा जो एक वॉरफेयर सूट है उसको जो नेवी चीफ है उसको सौंपा जाएगा। तो तीनों ट्राई सर्विस को जिस तरीके से कोशिश की जा रही है कि आत्मनिर्भर भारत के तहत जो स्वदेश में डिफेंस जो इंडस्ट्रीज है उसको डेवलप किया जाए, उसके तहत ये जो सारी प्रणालियां हैं वो ट्राई सर्विसेज को सौंपी जाएंगी। रेशमा, जिस तरीके से सरकार की लगातार कोशिश रही है कि जो यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है उसके झांसी नोड में किस तरीके से इंडस्ट्रीज को डेवलप किया जाए, उसके तहत मैंने बताया कि PDL का जो 400 करोड़ का प्रोजेक्ट है वो यहाँ शुरू है, उसको भी यहाँ लॉन्च किया जाएगा। उसकी प्रधानमंत्री घोषणा करेंगे कि इसको यहाँ लॉन्च किया जाएगा। जिस तरीके से बुंदेलखंड का इलाका रहा है, खास तौर पर रेशमा पारंपरिक तौर पर ये पिछड़ा इलाका रहा है, पानी की कमी रही है और जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री ने जो जल परियोजना की भी शुरुआत की है उसके तहत इस इलाके में न केवल लोगों को पीने का जल मिल पाएगा बल्कि जो कृषि का क्षेत्र है किसानों के लिए भी बहुत बेहतरी की चीज़ें हो सकेंगी। बिल्कुल। और सुधीर, हम यहाँ ये भी बताना चाहेंगे कि झांसी का जो आज कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसका सीधा प्रसारण देख सकते हैं 5:15 पर। और फिलहाल हम इस वक्त देख रहे हैं कि झांसी से जो तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं, काफ़ी इसकी तैयारियां की जा रही हैं। आप इस वक्त सुधीर कहाँ पर मौजूद हैं? ठीक हम देख रहे हैं झांसी से हम आपसे बात कर रहे हैं, किस जगह पर आप मौजूद हैं? झांसी किले में किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की? बिल्कुल रेशमा, देखिए झांसी में जो किले के ठीक नीचे जो मुख्य स्थल बनाया है जहां प्रधानमंत्री को पहुंचना है, मुख्य स्थल वहां मैं मौजूद हूं। ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये जो स्थल है यही प्रधानमंत्री मोदी करीब 5:30 बजे है वो यहाँ पहुंचेंगे। और उसके बाद से जो कई सारी प्रणालियाँ हैं, जो तीनों सर्विसेज चीफ हैं उनको जो LCH का फॉर्मल हैंडिंग ओवर है वायुसेना को, इसके अलावा जो UAV हैं और जो ड्रोन्स हैं वो आर्मी चीफ को सौंपेंगे। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट है वो नेवी चीफ को सौंपा जाएगा। तो ये प्रक्रिया यहाँ होगी। इसके अलावा कई सारी जो घोषणा है रेशमा, लगातार रक्षा क्षेत्र में किस तरीके से सरकार लगातार जो अपने कदम तेजी से आगे बढ़ा रही है, जिससे कि जो डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्रीज हैं उनको लगातार जो बेहतर प्रणालियाँ स्वदेश में निर्मित जो बेहतर प्रणालियां हैं वो मिल सके, उनकी कोशिश के मद्देनजर प्रधानमंत्री कई सारी घोषणाएं यहाँ करेंगे। जो BDL का एक प्रोजेक्ट है 400 करोड़ का, उसकी यहाँ शुरुआत की जाएगी, उस शुरुआत की घोषणा की जाएगी। इसके अलावा जो 100 सैनिक स्कूल है, जिस तरीके से रेशमा सरकार की पूरी कोशिश रही है, हाल ही में सरकार की तरफ से जो NDA और CDS में जो महिलाओं की जो एंट्री है उनको लेकर रास्ते खोले गए, तो किस तरीके से सैनिक स्कूल में जो छात्राएं हैं उनको एडमिशन मिले। 100 जो सैनिक स्कूल हैं उनके शुरुआत की यहाँ घोषणा की जाएगी। अगर भविष्य में जो छात्राएं वहाँ पढ़ेंगी वो NDA और CDS में बेहतर इंटेक के लिए तैयार होंगी, तो सरकार की जो
भूमिका भविष्य में जो तय कर रही है ट्राई सर्विसेज को लेकर कि उसमें महिलाओं की भागीदारी बहुत बेहतर तरीके से होगी, तो उसको लेकर भी एक बेहतरीन कदम है। तो ये जो सारे कदम है वो बिल्कुल सुधीर, आज झांसी की रानी को भी याद किया जाएगा और यकीनन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संबोधित करेंगे तो उसमें भी वो रानी लक्ष्मीबाई को याद करेंगे। तो ऐसे में महिलाओं की जो भागीदारी है तो यकीनन उस हिम्मत और हौसले को भी याद किया जाएगा। हाँ बिल्कुल, देखिए रेशमा, जिस तरीके से मैंने बताया कि ट्राई सर्विसेज में खास तौर पर महिलाओं की भागीदारी को लेकर जिस तरीके से सरकार आगे बढ़ रही है, न केवल ट्राई सर्विसेज में जो भागीदारी है बल्कि कॉम्बैट रोल में महिलाएं किस तरीके से आगे बढ़ें। अगर भारतीय वायुसेना में अगर पायलट बनने की बात करें, न केवल पायलट बल्कि फाइटर पायलट, ट्रांसपोर्ट पायलट और फाइटर पायलट की जो दिशा में महिलाओं के जो कदम सरकार की तरफ से बढ़ाए हैं, सरकार बिल्कुल सुधीर, झांसी के लिए ये एक बहुत बड़ा दिन रहेगा। आज का दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचेंगे। आप हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक बार फिर हम आपको बता देते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झांसी में राष्ट्र रक्षा सम्मान पर्व पर रक्षा क्षेत्र की कई पहलों का शुभारंभ करेंगे और इसका सीधा प्रसारण आप 5:15 पर देख सकते हैं दूरदर्शन के विभिन्न नेटवर्क पर। फिलहाल अगली खबर पर नजर डाल लेते हैं। राजनीतिक दल के नेताओं ने पार्टी लाइन से ऊपर उठकर प्रधानमंत्री के फैसले का स्वागत किया है। एक बार फिर हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से तीनों फैसलों को वापस ले लिया है। आज प्रातः काल आपने देखा होगा 8 बजे इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को संबोधित करते हुए उन 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की, जिसको लेकर के कतिपय किसान संगठन विरोध कर रहे थे। कृषि कानून चाहे जैसे भी रहे हो, लेकिन अगर कहीं से आवाज निकली है तो लोकतंत्र में उस आवाज को हम अनसुनी नहीं कर सकते। ये हमारी कमी थी कि हम लोगों ने सही चीज समय पर उन लोगों तक पहुंचाने में कोताही बरती होगी, लेकिन जब कहीं से आवाज उठी है तो उसकी भी सुनवाई होना। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज ही वो इस सारी बात को लेकर के अपनी बात कही है, तो मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि उन्होंने सारी विस्तार से चर्चा करने के पश्चात जो है वो सारी चीजों को सही परिप्रेक्ष्य में देखते हुए जो भी निर्णय लिया है प्रधानमंत्री जी ने, उसका हम स्वागत करते हैं। प्रधानमंत्री ने किसानों के पक्ष में फैसला लिया है। इसमें अनावश्यक कयासों की कोई गुंजाइश नहीं है कि ये निर्णय किसी तरह से चुनावी लाभ के लिए है, क्योंकि बीजेपी कई जगहों पर निर्विरोध जीत के साथ शीर्ष पर है। ये फैसला किसानों के हित में है और मैं इसके लिए प्रधानमंत्री को बधाई देता हूँ। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ सभी देशवासियों को आज गुरु नानक देव जी के पवित्र प्रकाश पुरब की। आज का वो दिन है जो गुरु नानक देव पातशाह जी का बहुत बड़ा दिन हम सारी पूरी दुनिया और कायनात मनाती है। ऐसे में गुरु नानक देव जी ने कीर्ति को बहुत बड़ा बताया है। गुरु नानक देव जी ने यहाँ तक कह दिया, कीर्त करो, नाम जपो, वंड छको। तो कीर्ति को जो उन्होंने बहुत बड़ा सम्मान दिया था, आज वो दिन सामने है। आज के दिन देश के प्रधानमंत्री जी ने तीनों कानूनों को रद्द करने की बात कही। हमारे लिए ये बहुत पवित्र दिन है और इस अनाउंसमेंट की बहुत बड़ी अहमियत है, क्योंकि गुरु नानक देव पातशाह जी ने ही ये कृपा की है और उनकी कृपा से ही ये संभव हुआ है। इसलिए एक सिख होने के नाते मेरे लिए इस बात की बहुत बड़ी अहमियत है कि गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुरब वाले दिन इसको अनाउंस किया गया। प्रकाश उत्सव के पावन पर्व पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तीनों कृषि बिल वापस लेने की घोषणा की है। तमाम किसानों को इसका स्वागत करना चाहिए, अपने धरने समाप्त कर देने चाहिए और अपने अपने घरों को जाकर अपने नियमित कामों की ओर लगना चाहिए।
प्रधानमंत्री ने जल संकट को दूर करने की एक महत्वपूर्ण पहल के तहत उत्तर प्रदेश के महोबा को कई विकास परियोजनाओं की सौगातें दी। इन परियोजनाओं से इस क्षेत्र में जल की कमी की समस्या को दूर करने में मदद मिलेगी और किसानों को आवश्यक राहत मिलेगी। पीएम मोदी ने अर्जुन सहायक परियोजना, रतौली वियर परियोजना, भवानी बांध परियोजना और मझगांव मिर्च छिड़काव परियोजना का लोकार्पण किया। इन परियोजनाओं की कुल लागत 3,250 करोड़ रुपए से भी अधिक है और इनके पूरा हो जाने से महोबा, हमीरपुर, बांदा और ललितपुर जिलों में लगभग 65,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई में मदद मिलेगी, जिससे क्षेत्र के लाखों किसान लाभान्वित होंगे। इन परियोजनाओं से इस क्षेत्र में पीने योग्य पेयजल भी उपलब्ध होगा। 3,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनी इन परियोजनाओं से महोबा के लोगों के साथ ही हमीरपुर, बांदा और ललितपुर जिले के भी लाखों लोगों को, लाखों किसान परिवारों को लाभ होगा। इनसे 4 लाख से अधिक लोगों को पीने का शुद्ध पानी भी मिलेगा। पीढ़ियों से जिस पानी का इंतजार था, वो इंतजार आज समाप्त होने जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि बीते 7 सालों में हम कैसे सरकार को दिल्ली के बंद कमरों से निकालकर देश के कोने कोने में ले आए हैं। महोबा उसका साक्षात गवाह है। ये धरती ऐसी योजनाओं, ऐसे फैसलों की साक्षी रही है जिन्होंने देश के गरीब माताओं, बहनों, बेटियों के जीवन में बड़े और सार्थक बदलाव किए हैं। अर्जुन सहायक परियोजना जल्द से जल्द पूरी हो, इसके लिए भी उस समय की यूपी सरकार से कई बार चर्चा की, अनेक स्तर पर चर्चा की, लेकिन बुंदेलखंड के इन गुनहगारों ने यहां सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। 2017 में योगी जी की सरकार बनने के बाद आखिरकार इस परियोजना पर काम की गति बढ़ाई गई। पीएम मोदी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि बुंदेलखंड को लूटकर पहले की सरकार चलाने वालों ने अपने परिवार का भला किया। आपका परिवार बूंद बूंद के लिए तरसता रहे, इससे उनको कोई सरोकार नहीं रहा। परिवारवादियों की सरकारों ने दशकों तक यूपी के अधिकतर गांवों को प्यासा रखा। कर्मयोगियों की सरकारों ने सिर्फ 2 साल के भीतर ही 30 लाख परिवारों को यूपी में नल से जल दिया है। परिवारवादियों की सरकारों ने बच्चों को, बेटियों को स्कूलों में अलग शौचालय, पीने की पानी की सुविधाओं से वंचित रखा। कर्मयोगियों की डबल इंजन की सरकार ने बेटियों के लिए स्कूल में अलग टॉयलेट भी बनाए और यूपी के 1 लाख से अधिक स्कूलों, हजारों आंगनवाड़ी केंद्रों तक नल से जल भी पहुंचाया। पीएम मोदी ने कहा कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक शासन करने वालों ने बारी बारी से बुंदेलखंड को उजाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। क्षेत्र के जंगलों, संसाधनों को कैसे माफिया के हवाले किया गया, ये किसी से छिपा नहीं है। अब इन्हीं माफियाओं पर बुलडोजर चल रहा है तो कुछ लोग हाय तौबा मचा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक शासन करने वालों ने बारी बारी से इस क्षेत्र को उजाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यहां के जंगलों को, यहां के संसाधनों को कैसे माफिया के हवाले किया गया,
ये किसी से छिपा नहीं है। और अब देखिए, जब इन्हीं माफियाओं पर यूपी में बुलडोजर चल रहा है, तो कुछ लोग हाय तौबा मचा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने परियोजना से संबंधित एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। इस अवसर पर जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि एनडीए सरकार ने जल योजनाओं को पूरा करने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा था और इसे शुरू भी किया गया था, लेकिन पिछली सरकारों ने इसके द्वारा भुला दिया गया। उन्होंने कहा कि ऐसी 99 परियोजनाओं में से 46 पूरी हो चुकी हैं, जबकि 28 पूरी होने वाली हैं। शेखावत ने यह भी कहा कि पिछले 4 महीनों में एनडीए सरकार ने वर्षा जल संचयन पर 50,000 करोड़ खर्च किए हैं और 40 लाख बड़े और छोटे काम पूरे किए हैं। 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये संकल्प देश के सामने रखा था कि हम देश के किसान की आमदनी को दुगना करेंगे, हम देश के किसान के सिंचाई के रकबे को बढ़ाएंगे, 99 ऐसी परियोजनाएं चिन्हित की गई थी जिनके माध्यम से 30 लाख हेक्टेयर जमीन नई सिंचाई के अधीन आने वाली थी। और मैं आज प्रसन्नता के साथ में कह सकता हूं कि उन 99 परियोजनाओं से जो वर्षों से लंबित पड़ी थी, आज तेज गति से काम हो रहा है। उसमें से 46 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, लगभग 28 परियोजनाएं लगभग पूरी हो चुकी है, जिसमें छोटा मोटा शेष काम बाकी है और बाकी हुई परियोजनाओं पर भी तेज गति से काम चल रहा है। जो 30 लाख हेक्टेयर जमीन की सिंचाई का लक्ष्य लेकर के हम चले थे, वो आज 22 लाख हेक्टेयर से ज्यादा सिंचाई की क्षमता विकसित की जा चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झांसी में राष्ट्र रक्षा संबंध पर्व पर रक्षा क्षेत्र की कई पहलों का शुभारंभ करेंगे और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पीएम मोदी औपचारिक रूप से स्वदेश में डिजाइन और विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर, ड्रोन और नौसेना के जहाजों के लिए उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट सशस्त्र बल सेवा प्रमुखों को सौंपेंगे। पीएम मोदी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों के लिए प्रणोदन प्रणाली का उत्पादन करने के लिए यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के झांसी नोड पर 400 करोड़ रुपए की परियोजना की आधारशिला रखेंगे। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत रक्षा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के झांसी में राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व आयोजित किया है, जिसमें देश की सैन्य ताकत का प्रदर्शन हो रहा है। बुधवार को शुरू हुए पर्व का समापन शुक्रवार को होगा। भारत के स्वतंत्रता संग्राम की एक महान राष्ट्रीय प्रतीक बहादुरी और साहस की प्रतीक रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर समापन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झांसी किले के प्रांगण में आयोजित एक भव्य समारोह में रक्षा मंत्रालय की कई नई पहलों को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पीएम रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए औपचारिक रूप से स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किए गए उपकरणों को सशस्त्र बलों के सेवा प्रमुखों को सौंपेंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा डिजाइंड और डेवलप्ड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, जो कि HAL के हेलीकॉप्टर डिवीजन की एक नई उत्पत्ति है, उस हेलीकॉप्टर का फॉर्मल हैंडिंग ओवर माननीय प्रधानमंत्री जी इंडियन एयरफोर्स चीफ को हैंड ओवर करके करेंगे। प्रधानमंत्री वायुसेना प्रमुख को लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर सौंपेंगे, जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने डिजाइन और विकसित किया है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में प्रभावी लड़ाकू भूमिकाओं के लिए उन्नत तकनीकों और सुविधाओं को शामिल किया गया है। पीएम मोदी थल सेना अध्यक्ष को भारतीय स्टार्टअप द्वारा डिजाइन और विकसित किए गए ड्रोन UAV सौंपेंगे। इसके अलावा वो नौसेना अध्यक्ष को नौसेना के जहाजों के लिए निर्मित उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट को सौंपेंगे, जिसे DRDO ने डिजाइन किया है और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने तैयार किया है। इन वॉरफेयर सूट का उपयोग विभिन्न नौसैनिक जहाजों में किया जाएगा, जिनमें विध्वंसक, युद्धपोत आदि शामिल हैं। प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे के झांसी खंड में 400 करोड़ रुपए की परियोजना का शिलान्यास करेंगे।
प्रधानमंत्री 100 नए सैनिक स्कूलों की स्थापना की शुरुआत करने के साथ ही एनसीसी के सीमावर्ती और तटीय इलाकों में विस्तार की योजना का शुभारंभ करेंगे। पीएम मोदी देश के शहीद नायकों को श्रद्धांजलि देने के लिए राष्ट्रीय समर स्मारक पर डिजिटल कियोस्क का शुभारंभ और राष्ट्रीय समर स्मारक मोबाइल ऐप की शुरुआत करेंगे। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड का जो प्रोजेक्ट है 400 करोड़ का, वो जो यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है उसके झांसी नोड को, उसमें भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की जो कंपनी है उसको यहाँ स्टैब्लिश किया जाएगा। और ख़ास बात यह है जिस तरीके से सरकार की कोशिश रही है कि उत्तर प्रदेश में जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है उसको लेकर किस तरीके से आगे बढ़ा जाए, उस कोशिशों को और तेजी से आगे बढ़ाया जाए। सरकार जिस तरीके से देश की सुरक्षा के मुद्दे पर गंभीरता से आगे बढ़ रही है, उसमें ये कार्यक्रम बेहद अहम है। सुधीर यादव, डीडी न्यूज, झांसी। हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर की श्रृंखला अपनी पहली उड़ान के लिए तैयार है। ये अगले वर्ष अगस्त में संभावित है। झांसी में चल रहे रक्षा समर्पण पर्व में इन अत्याधुनिक हेलीकॉप्टरों को प्रदर्शित भी किया गया है। तेज गड़गड़ाहट के साथ जब यह अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर उत्तरी लद्दाख की 17,000 फीट की ऊंचाइयों पर उतरा, तो इसके साथ ही हल्के उपयोगी हेलीकॉप्टर यानी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की भारत की बरसों की खोज पूरी होती दिखी। HAL द्वारा निर्मित इस हेलीकॉप्टर के प्रतिरूप की सफलता से भारत ने रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण की एक तरफ मजबूत कदम उठाया। The main gearbox of the LUH is a different design. The ALH, it is called the Integrated Dynamic System, IDS. It was originally a German idea, but it has not been widely adopted in many other helicopters. So in the case of LUH, we made our own gearbox design, and so far it has proven to be very good, highly reliable and trouble-free. लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर अपने ढांचे और उन्नत ग्लास कॉकपिट के कारण बेहद आसानी से VVIP हेलीकॉप्टर एवं सैन्य हेलीकॉप्टर दोनों भूमिकाओं में कारगर साबित हो सकता है। इसे खोज, टोह लेने, परिवहन और लड़ाकू सभी कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर LUH 220 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है। इसका वजन लगभग 2000 किलोग्राम है। एक बार में 350 किलोमीटर तक उड़ान भरने में सक्षम है। अत्याधुनिक पायलट सुरक्षा प्रणाली से लैस और अत्याधुनिक कंप्यूटर प्रणाली युक्त कॉकपिट। हम सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेट कर रहे थे, यही हेलीकॉप्टर देखे जो वहाँ ऑपरेट करते हैं गर्मी में, और सबसे हाईएस्ट हेलीपैड वर्ल्ड में दुनिया में 20,000 पे है। जब वहाँ जाते हैं तो परफॉर्मेंस ऑफ द हेलीकॉप्टर गोज डाउन, बट इसमें हमने डिज़ाइन से ही ऐसी चीज़ें डाली हुई हैं विच विद द परफॉर्मेंस इज मेंटेन्ड, सो द पायलट इज सेफ। अगर बिल्कुल ही लिमिट हो ना, पायलट डज नॉट हैव एनी मार्जिन्स टू मेक अ सेफ ऑपरेशन। थोड़ी सी गलती हुई वहाँ क्रैश हो जाता है। इसमें हमने सब कुछ मार्जिन्स के साथ बनाया हुआ है, इनफ मार्जिन सो दैट पायलट्स कैन कंफर्टेबली ऑपरेट। लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के निर्माण के लिए HAL के बेंगलुरु और तुमकुरू की इकाइयां तैयार हैं। इनका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में किया था। 2 वर्षों के अंतराल में ही 2018 में लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर ने पहली सफल उड़ान भरी। अब इसे वायुसेना और थल सेना में तैनाती के लिए सभी जरूरी मंजूरियां मिल चुकी हैं। वायुसेना ने पहले ही 6 हेलीकॉप्टर्स का अग्रिम ऑर्डर HAL को दे दिया है और भविष्य में ये खरीद और भी बढ़ाई जाएगी। जल्द ही ये अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर विदेशों को भी निर्यात किया जाएगा और आने वाले वर्षों में आकाश पर राज करेगा। कैमरामैन रवि के साथ बेंगलुरु से आयशा खानम की रिपोर्ट, DD न्यूज। और उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि भारत आने वाले समय में जहाज मैन्युफैक्चरिंग का केंद्र बनेगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने पुराने कानूनों में सुधार किया है ताकि इंडस्ट्री और इन्वेस्टर दोनों देश में उड्डयन सेक्टर में काम करने के लिए आगे आएंगे। धीरे धीरे भारत एक एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग का केंद्र बन रहा है। केवल हमारी भारतीय टेक्नोलॉजी के लिए नहीं, केवल ध्रुव और डॉनियर के लिए नहीं, लेकिन विश्व की कंपनियां आकर भारत में अपनी बेस बना रही हैं। बोइंग, एयरबस, सिकोर्स्की, अपाचे हेलीकॉप्टर, और ये आने वाले समय में एक बहुत बड़ा शक्ति केंद्र बनने वाला है। टुडे वी हैव अ फ्लीट ऑफ 710 एयरक्राफ्ट इन इंडिया, but our engines still go abroad for repair, for overhaul. The foreign exchange that is wasted on that. So we have completely rehashed the MRO policy in India. There were many antiquated systems in there. Royalty was charged at 13% of revenue. We have scrapped royalty completely.
और यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। 9 to 5 जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब, और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए और अपनी इच्छा अनुसार कमाइए। बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। हमेशा 2 अगरबत्ती क्यों? एक तुम्हारे लिए और दूसरी सबके लिए। साइकिल प्योर अगरबत्तीज। एक बार फिर आपका स्वागत है। गोवा में आयोजित होने वाले 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के शुरू होने में अब कुछ ही वक्त बाकी है। इस फिल्म महोत्सव की तैयारियों को लेकर बात की DFF के अपर महानिदेशक चैतन्य प्रसाद से। फिल्म समारोह में शुरू होने में अब 24 घंटे से भी कम का वक्त रह गया है और किस तरह से पूरी तरह से गोवा तैयार है। हमारे साथ DFF के ADG चैतन्य प्रसाद मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के लिए किस तरह से तैयारियां हैं? तैयारी अच्छी हो रही है। कोशिश है कि स्पेक्टेकुलर फंक्शन हो और हम लोग सक्सीड करें जॉय ऑफ सिनेमा में, आज़ादी का अमृत महोत्सव और गोवा का 60 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस जो है, जो हमारे मेजर थीम्स हैं। सिनेमा है, प्रोग्राम्स हैं, 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो। सिनेमा वाले जो हमारे विशेष अतिथि हैं वो लोग आ रहे हैं। तो हमारा कोशिश ये रहेगा कि बहुत इनोवेटिव रहे, फ्रेश रहे और लोग याद करें 52वें संस्करण को। बहुत सारे नए सेगमेंट्स इस बार शुरू किए गए हैं। 75 क्रिएटिव माइंड्स उसमें से एक है जो खुद इनिशिएट किया गया है मंत्रालय की ओर से, सरकार की ओर से, ताकि नई फिल्म मेकर्स को एक बड़ा प्लेटफॉर्म दिया जा सके। इस तरह के इनिशिएटिव्स को आप कैसे देखते हैं सिनेमा के लिए? ये तो विजन, एक विजन है, फॉरवर्ड लुकिंग विजन है ऑनरेबल मिनिस्टर सर का, अनुराग सिंह ठाकुर सर का। ये उनकी सोच थी, उनका विजन था, वो चाहते थे हम इसको इम्प्लीमेंट करें। हमने कोशिश की, उन्होंने हमको इनकरेज किया, हमें इंस्पायर किया कि तुम करो और हम होपफुली वी शुड सक्सीड। 75 यंग माइंड्स आर कमिंग फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री। ये पहली बार हो रहा है, काफ़ी इंथुजियाज़म है इन लोगों में। सबकी टिकट्स बुक हो गई हैं, लोग आ रहे हैं। तो कोशिश ये रहेगी कि ये एक लैंडमार्क रहे हमारे लिए। थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग टू। और देश भर में आज गुरु नानक देव की जयंती मनाई जा रही है। गुरु नानक जी सिख धर्म के संस्थापक और पहले सिख गुरु थे। इस साल उनकी 552वीं जयंती आज मनाई जा रही है। उत्सव की शुरुआत प्रभात फेरी के साथ होती है। प्रातःकाल से ही भजनों का पाठ करने के बाद कथा और कीर्तन किया जाता है। फिर प्रार्थना के बाद लोग लंगर के लिए एकत्र होते हैं। लंगर के बाद कथा और कीर्तन का पाठ जारी रहता है और रात में उत्सव गुरबानी के साथ समाप्त होता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुरु नानक देव जी के जन्म दिवस पर देशवासियों को बधाई दी है। अपने ट्वीट संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि गुरु नानक देव जी की जयंती के शुभ अवसर पर मैं सभी देशवासियों, विशेष रूप से सिख समुदाय के भाइयों बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आइए हम सब गुरु नानक देव जी के बताए नाम जपो, किरत करो और वर्ण छकों के मार्ग पर चलें और अपने आचरण में उनकी शिक्षाओं का पालन करें।
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने गुरु नानक जयंती पर राष्ट्र को बधाई दी है। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव जी की जयंती के पावन अवसर पर मैं सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी अपने सदाचारी जीवन के माध्यम से सत्य, करुणा और नेकी की प्रतिमूर्ति थे। उनकी दिव्य शिक्षाएं हमें नेकी के मार्ग पर चलने तथा जाति, संप्रदाय या धर्म से हटकर सभी मनुष्यों के प्रति आदर भाव रखने के लिए प्रेरित करती रहेंगी। गुरु नानक देव जी ने हमें नैतिकता के रास्ते पर चलना भी सिखाया है। वे भारत के उदात्त आध्यात्मिक लोकाचार के एक यशस्वी प्रचारक थे, जिन्होंने आम आदमी को आध्यात्मिकता से जोड़कर सही मायनों में धर्म को जन जन तक पहुंचाया। मैं कामना करता हूं कि उनका शाश्वत संदेश न्याय, करुणा और सौहार्द से परिपूर्ण समाज का निर्माण करने में हमारा मार्गदर्शन करता रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु नानक जयंती पर राष्ट्र को बधाई दी है। उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के विशेष अवसर पर मैं उनके पवित्र विचारों और महान आदर्शों को याद करता हूं। न्यायपूर्ण, दयालु और समावेशी समाज की उनकी दृष्टि हमें प्रेरित करती है। दूसरों की सेवा करने पर श्री गुरु नानक देव जी का जोर भी बहुत प्रेरक है। तो आज देश भर में देव दीपावली का पर्व मनाया जा रहा है। देव दीपावली को लेकर वाराणसी के गंगा घाट सज कर तैयार हैं। कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि यानी देव दीपावली पर्व पर पवित्र नदियां गंगा, यमुना के घाटों पर लोग दीपक जलाते हैं। विश्व विख्यात इस धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत के परंपरा को देवताओं की दीपावली भी कहते हैं। वाराणसी में देव दीपावली के पर्व पर घाट, कुंड, गलियां और चौबारे दीपों से रोशन हैं। देव दिवाली के दिन पवित्र नदियों के स्नान करने और दीपदान करने का विशेष महत्व है। कानपुर के सरसैया घाट पर श्रद्धालु कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर गंगा नदी में इस वक्त डुबकी लगा रहे हैं। वहीं कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर पटना में लोग गंगा नदी में डुबकी लगा रहे हैं। गंगा नदी के किनारे सुबह से स्नान के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है। और यहाँ लेते हैं एक और ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। पूजा जॉब छोड़ा फिर भी सो कूल। ब्रो, नए चैलेंजेस नए मौके लाते हैं। अच्छा, सीरियसली राहुल, मेरा पूरा घर नाउ इट्स एन ऑनलाइन रिटेल स्टोर। देख, वाओ, लेकिन पैसे? कुछ साल पहले दिवाली बोनस को इन्वेस्ट किया था। और अब तो है LIC का यूलिप प्लान निवेश प्लस। एक बार इन्वेस्ट करो, इंश्योरेंस से सुरक्षा का लाभ और मार्केट की बढ़त का फायदा दोनों पाओ। वन सेक राहुल, मैडम, यू आर डबल कूल। हमेशा दो अगरबत्ती क्यों? एक तुम्हारे लिए और दूसरी सबके लिए। साइकिल प्योर अगरबत्तीज। होंगे बच्चे स्वस्थ भले, भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। ब्रेक के बाद आइए नजर डालते हैं खेल की खबरों में। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैच की T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला आज रांची में खेला जाएगा। भारतीय टीम ने पहले मैच में 5 विकेट की रोमांचक जीत हासिल की। ऐसे में न्यूजीलैंड रांची T20 में सीरीज बचाने का दबाव है। भारत ने रांची में अब तक 2 T20 मुकाबले खेले हैं और दोनों में ही टीम ने जीत दर्ज की है। जीत के साथ न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज का आगाज करने के बाद अब रोहित के रणबांकुरे रांची में सीरीज फतेह करने के इरादे के साथ सामने होंगे। वैसे कीवी किले में सेंध लगाना आसान तो नहीं, लेकिन टीम इंडिया की बदली हुई T20 की सेना हर मोर्चा जीतने का दम रखती है। पिछले मुकाबले में गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों परफेक्ट रही। जहां रोहित की कप्तानी का प्रभाव दिखा तो सूर्य कुमार यादव का विस्फोटक अंदाज, वहीं ऋषभ पंत एक बेहतर फिनिशर के तौर पर सामने आए तो आर अश्विन और भुवनेश्वर कुमार ने अनुभव का भरपूर इस्तेमाल किया। हालांकि इस सब के बावजूद कुछ सबक भी ब्लू जर्सी के लिए सामने हैं, जहां खास तौर पर सूर्य कुमार यादव को इस बात को समझना होगा कि अंतिम समय में विकेट को फेंकना जीत के दीदार को खत्म कर सकता है।
वहीं न्यूजीलैंड की बात करें तो यहां मार्टिन गप्टिल और मार्क चैपमैन ने शानदार तरीके से अर्धशतक लगाए और न्यूजीलैंड को अच्छे स्कोर तक पहुंचाया, लेकिन गेंदबाजी में ट्रेंट बोल्ट का न चलना टीम को महंगा पड़ा, जबकि टीम सऊदी भी कुछ खास नहीं कर पाए। रांची में खेले जाने वाले मुकाबले में स्पिनर ईश सोडी जरूर प्लेइंग 11 में दिख सकते हैं। आंकड़ों की बात करें तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक 18 T20 हुए हैं, जिसमें दोनों ही टीमों ने 9-9 मैच जीते हैं। तो जाहिर तौर पर न्यूजीलैंड पर सीरीज को बचाने का दबाव होगा, तो वहीं दूसरी तरफ कोच द्रविड़ और कप्तान रोहित शर्मा की जोड़ी अपनी पहली T20 सीरीज पर कब्जा जमाने के लिए बेताब रहेगी और यही बात इस मुकाबले के रोमांच को दुगना करेगी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अनुमति दी, नमस्कार।